हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 15वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली सुबह 5 बजे अद्विक की नींद खुली तो उसने देखा फोन अभी भी चालू था। ईशा आराम से सो रही थी। अद्विक ने फोन की स्क्रीन पर ईशा के चेहरे को चूमा और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग शोना। कुछ टाइम वो ईशा के चेहरे को देखता रहा, फिर उसने फोन कट किया और उठकर बाथरूम में चला गया। आज उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, पर उसने सोच लिया था कि कल होने वाली मीटिंग भी वो किसी तरह आज ही खत्म कर देगा और आज ही वापस अपनी शोना के पास चला जाएगा। वो जल्दी से उठा और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में उसने शावर लिया और तैयार होकर जल्दी से शेरा को फोन कर जल्दी मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा। दूसरी तरफ ईशा की आंख खुली तो उसकी नज़र भी फोन पर गई जो कट चुका था। ये देख वो उदास हो गई। तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ। उसने देखा तो वो अद्विक का मैसेज था। ईशा ने जल्दी से मैसेज ओपन किया और पढ़ने लगी, जिसमें अद्विक ने लिखा था, गुड मॉर्निंग शोना। चाहता तो नहीं था फ़ोन कट करना, पर मीटिंग में जाना है इसलिए फ़ोन कट कर दिया। अच्छे से नाश्ता कर कॉलेज जाना और कॉलेज में अपना ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ना। मैं जल्द ही आपके पास आने की कोशिश करूँगा और हाँ, अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। बाय, आपका अद्विक। ईशा ने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, पर वही लास्ट लाइन पर उसका मुंह बन गया और वो बोली, वो कड़वी सी दवाई खिलाना कभी नहीं भूलते ये। फिर वो उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। आज वो थोड़ा खुश थी। वो तैयार हुई और जल्दी से नीचे आ गई और किचन में चली गई। यहाँ अलका जी और सुमन जी पहले ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। ईशा ने जाकर दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और उनकी मदद करवाने लगी। कुछ टाइम बाद उन लोगों ने नाश्ता टेबल पर लगाया। तब तक सब लोग आ चुके थे। सबने नाश्ता किया। ईशा ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी तो निधि ने जल्दी से उसके आगे उसकी दवाई और विधि ने पानी का ग्लास कर दिया। ईशा का ये देख मुंह बन गया। उसने मासूम सा फेस बनाकर उन दोनों की तरफ देखा, पर वो दोनों बिना भाव के उसे देखती रही। बाकी सबको ये देख हंसी आ गई। ईशा ने निधि के हाथ से दवाई ली और उसने अजीब सा मुंह बनाकर देखने लगी। कुछ टाइम उस दवाई को देखने के बाद उसने उस दवाई को मुंह में रखा और जल्दी से पानी के साथ खा लिया। तभी अतुल जी और जयराज जी ने एक साथ उसके आगे चॉकलेट कर दी। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ईशा ने दोनों को बारी बारी देखा और दोनों के हाथों से चॉकलेट ले ली। सब उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिए। ईशा ने एक चॉकलेट को अपने बैग में रखा और दूसरी चॉकलेट खोल उसमें से थोड़ी थोड़ी तोड़ अतुल जी और जयराज जी को खिलाते हुए बोली, शुक्रिया इस मीठे के लिए। दोनों ने ईशा के हाथ से चॉकलेट खाए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। वहीं निधि और विधि मुंह बनाकर बोली, हम भी हैं यहाँ। अतुल जी और जयराज जी मुस्कुरा दिए। अतुल जी ने अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल एक एक उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। उन दोनों ने वो चॉकलेट ली और फिर अपना हाथ जयराज जी के सामने कर दिया। सब उनकी यह हरकत देख मुस्कुराने लगे। जयराजू जी ने मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल एक एक उन दोनों को दे दी। उन दोनों ने जल्दी से वो चॉकलेट्स ली और बैग लेकर ईशा के साथ वहां से निकल गई। शक्ति ने उन तीनों को कॉलेज छोड़ और फिर खुद ऑफिस निकल गया।
वो तीनों कॉलेज आए और अपनी क्लास में चली गई। प्रोफेसर आए और उन्हें पढ़ाने में लग गए। जैसे ही उनका लेक्चर खत्म हुआ और प्रोफेसर गए, तभी कुछ सीनियर उनकी क्लास में एंटर हो गए। ये जीत और दिव्या का ग्रुप था। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। ईशा ने भी आवाज सुनकर नजर उठाकर उन सब की तरफ देखा तो उसकी नजरें सीधा जीत की नजरों से जा मिली। ईशा ने देखा कि वो उसे एकटक अजीब तरीके से देख रहा था। उसकी नजरें ईशा को असहज कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की जिसका नाम मालती था बोली, तो फ्रेशर्स, जैसा कि आपको पता है आप सब इस कॉलेज में न्यू है, तो इसलिए आप सबका स्वागत करने के लिए सीनियर्स ने आप सब के लिए पार्टी का इंतजाम किया है, जिसे आप सब फ्रेशर्स पार्टी भी कह सकते हैं। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास खुश हो गई और हुटिंग करने लगी। तभी दक्ष, जो उसी ग्रुप में था, बोला, तो आज से 3 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी है और सबका आना कंपल्सरी है। और हाँ, हर किसी को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी जरूरी है, तो सब कुछ ना कुछ तैयार करके आना। जीत का ध्यान अभी भी ईशा पर ही था। दिव्या जो उसके पास खड़ी थी, ये देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ईशा की तरफ घूर कर देखा और मन ही मन बोली, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों के बॉयफ्रेंड को अपने पीछे लगाने का, बस तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी तू। ये बोल वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। वहीं ईशा को भी जीत की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, पर उसने नजरें ऊपर कर देखना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, पर उसकी नजरें उसे अजीब सा एहसास करवा रही थी, जो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। खैर, फ्रेशर्स पार्टी का बोल सब वहां से चले गए। अब जाकर ईशा ने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत एक होटल में था। यहाँ पर उसने अपनी एक मीटिंग खत्म की और डील के लिए मीटिंग उसने की थी, वो डील उसे मिल चुकी थी। इस समय वो अपनी कार में पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। शेरा ड्राइविंग कर रहा था और स्टीफन उसके पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। अद्वैत ने बाहर देखते हुए शेरा से बोला, शेरा, दूसरी मीटिंग का क्या हुआ? शेरा ने उसकी बात सुनी तो ड्राइविंग करते हुए ही बोला, भाव मीटिंग फिक्स हो गई है, पर रात 8 बजे की फिक्स हुई है। वो लोग मान नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया और मीटिंग फिक्स की है। अद्वैत ने ओके कहा और बाहर देखता रहा। तभी उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी। अद्वैत बाहर देख रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने बने शोरूम में गई। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी ब्लैक कलर की साड़ी लगी हुई थी। उस साड़ी को देख अद्वैत की आंखों के सामने ईशा का चेहरा आ गया। स्टीफन, जो अद्वैत को कुछ कहने के लिए अद्वैत की तरफ घूमा था, जब उसने उसे एकटक बाहर देखते देखा तो उसकी नज़रों का पीछा कर मुस्कुरा दिया और बोला, बॉस, क्या मैं उसे पैक करवा लाऊं? उसकी आवाज़ सुनकर अद्वैत ने उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोला, अगर आपको वो भाभी के लिए चाहिए तो क्या मैं ले आऊं? अद्वैत ने हाँ में गर्दन हिलाई तो स्टीफन गाड़ी से निकल उस शोरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ टाइम बाद स्टीफन वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपर था, जिसे उसने गाड़ी में बैठ अद्वैत की तरफ बढ़ा दिया। अद्वैत ने वो शॉपर उससे लिया और मुस्कुराते हुए उस पर हाथ फेर उसे अपने पास दूसरी सीट पर रख लिया। अब तक सिग्नल भी हो चुका था तो उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ टाइम बाद वो होटल पहुंचे तो अपने रूम में जाते जाते अद्वैत ने शेरा की तरफ देखा और बोला, मीटिंग कितने बजे और कहाँ है? शेरा बोला, सनशाइन क्लब नाम 7:30 बजे। अद्वैत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
वहीं कॉलेज खत्म होने के बाद ईशा निधि और विधि के घर आ गई। वो लोग फ्रेश हुए और अपने रूम में बैठ पढ़ाई करने लग गए, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी के तुरंत बाद उनके यूनिट टेस्ट होने थे, जिसके लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी था। खैर पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला। 7:30 बजे अलका जी के बुलाने पर वो तीनों नीचे आए और सबके साथ डिनर करने लगी। वहीं अद्विक, शेरा और स्टीफन के साथ सनशाइन क्लब पहुंचा। वो लोग एक प्राइवेट रूम में पहुंचे जो पहले से बुक था और यहां उनकी मीटिंग होनी थी। अद्विक रूम के अंदर पहुंचा तो अंदर एक 50-52 साल का आदमी और उसके साथ एक 24-25 साल की लड़की थी, जिसने ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर हैवी मेकअप किया था। हल्के ब्राउन हेयर, परफेक्ट फिगर जो उसकी उस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही परफेक्टली शो हो रहा था। अद्विक ने उस आदमी से हाथ मिलाया जिसका नाम रंजीत थापर था, पर उसने उस लड़की की तरफ देखा तक नहीं। पर उस लड़की की नज़र अद्विक पर ही टिकी हुई थी। वो उसे ललचाए आंखों से देख रही थी, जैसे उसे मौका मिलते ही वो पता नहीं अद्विक के साथ क्या क्या कर जाए। शेरा और स्टीफन का ध्यान उस लड़की की हर हरकत पर था। उन्हें वो बहुत अजीब लग रही थी। वहीं वो जिस तरह से अद्विक को देख रही थी, वो देख शेरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अधिक और मिस्टर थापर अपनी मीटिंग करने में लग गए, पर मिस्टर थापर की बेटी की नज़र अद्विक के चेहरे, उसके बोलते होंठों पर थी। उसे अद्विक की पर्सनैलिटी, उसका बोलने का, बात करने का, बैठने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके मन में अद्विक के लिए बहुत गलत विचार चल रहे थे। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म हुई, मिस्टर थापर ने अद्विक की तरफ देखा और बोला, मिस्टर कपूर, मीट माई डॉटर क्रिस्टल। क्रिस्टल थापर। क्रिस्टल, जो इसी पल का इंतजार कर रही थी, उसने जल्दी से अद्विक की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और हेलो बोला, पर अद्विक ने उसे इग्नोर किया और बस हमम कहा। उसने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा और मिस्टर थापर को देख बोला, सो मिस्टर थापर, सब तय रहा, जल्द ही हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब मैं चलता हूँ। ये बोल वो खड़ा हुआ और शेरा और स्टीफन के साथ वहाँ से निकल गया। वहीं अद्विक के इस तरह से इग्नोर करने से क्रिस्टल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी सीट से उठी और रूम से बाहर अद्विक के पीछे निकल गई। अद्विक जब क्लब से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर डांस फ्लोर की तरफ ले गया। सब लोग हैरान रह गए। तभी अद्विक ने देखा कि क्रिस्टल उसके बहुत नज़दीक खड़ी उसके गले में बाहें डाल डांस कर रही थी। अद्विक को ये देख बहुत गुस्सा आया। वहीं क्रिस्टल ने उसे देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है मिस्टर कपूर, कुछ समय मेरे साथ एंजॉय कीजिए फिर चले जाएगा। ये बोल वो अद्विक के और नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। वहीं शेरा और स्टीफन ने नामे गर्दन हिलाई। तभी शेरा बोला, आज ऐसे भाव से कोई नहीं बचा सकता। तभी अद्विक, जो क्रिस्टल की हरकत की वजह से गुस्से में भर गया था, उसने उसे खुद से दूर धकेला तो क्रिस्टल हील पहनी होने की वजह से संभल नहीं पाए और फ्लोर पर गिर गई। अद्विक ने उसे उंगली दिखाई और बोला, कोशिश भी मत करना, लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, अगर मेरे करीब आओगी तो जल जाओगी। आग हूँ मैं और इस आग को शांत करने का काम सिर्फ वही कर सकती है जो पानी की तरह शांत हो। पर तुम जैसी लड़की अगर मेरे करीब आई तो जलाकर भस्म कर दूंगा। ये बोल वो फटाफट वहां से निकल गया। शेरा और स्टीफन भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहीं क्रिस्टल गुस्से से बौखला गई। वो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ से अद्विक गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया।
इसका हिसाब तो मैं बराबर करके रहूंगी, बस तुम देखते जाओ। ये बोल वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं गाड़ी में अद्विक, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट से टिका रखा था। उसे क्रिस्टल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की थी इसलिए अद्विक ने उसे छोड़ दिया, वरना अब तक वो उसे जान से मार चुका होता। अद्विक ने आंखें बंद किए ही शेरा को बोला, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले लो, वो हम अभी वापस जा रहे हैं। शेरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ घुमा दी। रात 1 बजे एक गाड़ी कपूर मैंशन में आकर रुकी। स्टीफन उस गाड़ी में से बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला तो अद्विक गाड़ी से बाहर निकल अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं शेरा ने गाड़ी पार्क की और वो भी स्टीफन के साथ अंदर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अद्विक जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ गया और जाकर धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर देख पहले तो वो हैरान हो गया, पर फिर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अंदर एक आदमी जिसने पूरे सिर से पांवों तक काले कपड़े पहने से और चेहरे पर भी मास्क लगा रखा था। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। वो ईशा के ऊपर झुका ईशा का गला दबा रहा था। वहीं ईशा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उस आदमी की पकड़ काफी मजबूत थी, इसलिए ईशा उससे छूट नहीं पा रही थी। वहीं जोर से गला दबाने की वजह से ईशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे खुलने की आवाज से उस आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा तो अद्विक को देख वो घबरा गया। जब अद्विक उसकी तरफ बढ़ा तो वो जल्दी से ईशा को छोड़ खिड़की से कूद गया। अद्विक जल्दी से खिड़की के पास आया, पर तब तक वो आदमी घर भी बाउंड्री क्रॉस कर दीवार कूद भाग गया। वहीं उसकी स्किल्स देख अद्विक समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं, कोई प्रोफेशनल है। वहीं गला छूटते ही ईशा जोर जोर से खांसने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो मुंह खोल लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आवाज सुनकर अद्विक जल्दी से उसके पास आया और उसे सहारा देकर कर बिठाते हुए अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। अद्विक ने जल्दी से शेरा और शक्ति को आवाज दी तो शेरा, जो अभी रूम में पहुंचा ही था, वो अद्विक की आवाज सुनकर जल्दी से ऊपर उसके रूम की तरफ भागा। उसके पीछे ही स्टीफन भी था। शेरा जल्दी से वहां पहुंचा तो देखा कि अद्विक ईशा को बाहों में लिए बैठा उसकी पीठ सहला रहा था। वहीं ईशा अभी भी खांस रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी हालत देख शेरा भी घबरा गया, पर फिर उसे लगा कि ईशा को पैनिक अटैक आया होगा। जैसे हमेशा वो नींद में अपनी पिछली जिंदगी याद कर डर जाती है, इसलिए वो इस बार भी डर गई होगी। पर अद्विक ईशा को शांत करवाते हुए बोला, शेरा जल्दी पता करो, कोई अभी रूम में था और शोना को मारने की कोशिश कर रहा था। अद्विक की बात सुनकर शेरा के साथ साथ स्टीफन भी हैरान हो गया, क्योंकि कपूर मैंशन की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। किसी का ऐसे घर में आना, यहाँ तक कि अद्विक के रूम में आना और ईशा को नुकसान पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी अद्विक ने देखा कि ईशा को हरकत नहीं कर रही, तो उसने उसे खुद से अलग कर देखा तो ईशा उसकी बाहों में झूल गई। उसे इस तरह से देख अद्विक घबरा गया और उसके गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। शोना, शोना, उठो शोना, देखो, देखो, मुझे डराओ मत, प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता शोना, प्लीज मेरे लिए उठ जाओ। ये बोल उसने ईशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ईशा की ऐसी हालत देख अद्विक की आंखें नम हो गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी।
तब तक आवाजें सुनकर सब घर वाले भी वहां आ चुके थे। अद्विक को वहां देख सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वो सबको बताकर गया था कि वो 3 दिन बाद आएगा। पर तभी सबकी नज़र अद्विक की बाहों में बेहोश ईशा पर गई तो सब लोग उसे ऐसे देख घबरा गए। स्टीफन ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें कपूर विला आने के लिए कहा। जयराज जी ने शेरा की तरफ देखा और बोले, क्या हुआ ईशा को? शेरा ने उन्हें देखा और उन्हें सब बता दिया। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अब सबको बुरा लग रहा था कि उनके होते हुए भी कोई ईशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और वो सब आराम से अपने कमरों में सो रहे थे। जबकि वो सब ईशा की हालत जानते थे। अद्विक ने उन्हें सब बताया था। बेशक उसने पूरी बातें सबको नहीं बताई थी पर फिर भी ईशा की कंडीशन उसने सबको बताई थी और उसका ख्याल रखने के लिए बोला था। सबने अद्विक की तरफ देखा जो ईशा को बाहों में लिए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। एक डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी जो आज से पहले किसी ने भी उसके चेहरे पर नहीं देखा था। पर ईशा की हालत देख अद्विक को घबराहट हो रही थी और उसे खोने का डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। तभी डॉक्टर वहां आ गई। स्टीफन जल्दी से उन्हें अद्विक के रूम में लेकर आया। पर अद्विक ईशा को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने उसे खुद से चिपका रखा था जैसे उसे छोड़ते ही वो उससे कहीं दूर चली जाएगी। ये देख शेरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाव डॉक्टर को गुड़िया को चेक तो करने दो, तभी तो वो उसका इलाज कर पाएंगी। शेरा की बात सुनकर अद्विक ने भरी आंखों से शेरा की तरफ देखा और फिर धीरे से ईशा को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पास ही उसका एक हाथ पकड़कर बैठ गया और दूसरे हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। उसे ऐसे देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने सबको रूम से बाहर भेजा लेकिन अधिक वही बैठा रहा। डॉक्टर की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसे बाहर जाने का बोलने की। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग रूम से बाहर चले गए तो डॉक्टर ईशा को चेक करने लगी। वहीं निधि और विधि की रो रोकर हालत खराब थी। वो ईशा को ऐसे देख डर गई थी। कुछ ही दिनों में उन तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो तीनों बहनों की तरह बन चुकी थी। अतुल जी ने उनके सिर को सहलाया और बोले, कुछ नहीं होगा उसे, तुम दोनों शांत हो जाओ। उनकी बात सुनकर वो दोनों उनके गले लग गई। तभी निधि रोते रोते बोली, हमारी गलती है, हमें भाभी को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। विधि बोली, भाई उनकी जिम्मेदारी हमें देकर गए थे पर हम भाभी का ख्याल नहीं रखा पाए। आज हमारी गलती की वजह से भाभी की जान जाते जाते बची। निधि बोली, आज अगर भाई टाइम पर नहीं आते तो वो इंसान भाभी को। ये बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर रोने लगी। बाकी सब भी उनकी बात सुनकर दुखी हो गए क्योंकि ईशा की जिम्मेदारी अद्विक उन सब को देकर गया था पर वो लोग ईशा का ख्याल नहीं रखा पाए। पता नहीं अब अद्विक का गुस्सा कैसे सब पर फूटेगा। वहीं रूम में डॉक्टर ने ईशा को चेक किया और अद्विक को देख बोली, सांस लेने में दिक्कत और डर की वजह से यह बेहोश हो गई थी। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, 2 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। ये कुछ मेडिसिन है, इनके उठने पर इन्हें दे दीजिएगा। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर फिर बोली, मिस्टर कपूर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इन्हें खुश रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं। अभी यह बहुत कमज़ोर है तो इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये बोल डॉक्टर वहाँ से चली गई। वहीं अद्विक ने डॉक्टर की बातें सुनी तो बस हाँ में गर्दन हिला दी। वो फिर ईशा की तरफ देखने लगा।
जिसका चेहरा मुरझाया हुआ और पीला पड़ चुका था, उसे ऐसे देख अद्विक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अद्विक की नज़र ईशा के गर्दन पर पड़ी। यहाँ पर उंगलियों के निशान थे जो उस आदमी की ईशा का गला दबाने की वजह से बने हुए थे। ये देख अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई, हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगी। वो दांत पीसते हुए खुद से बोला, कसम है मुझे मेरी शोना के हर आंसू की, जिसने भी यह करने की कोशिश की है ना उसे मौत के घाट ना उतारा तो मेरा नाम भी अद्विक कपूर नहीं। ये बोल उसने प्यार से ईशा का माथा चूमा और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर चला गया। अद्विक नीचे आया तो सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, पर सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अद्विक को देखकर सब लोग अपनी सीट पर खड़े हो गए। जयराज जी ने उसे आते देखा तो उसके सामने खड़े होकर बोले, ईशा कैसी है? वो ठीक तो है? उनकी बात सुनकर अद्विक ने उनकी तरफ देखा और थोड़ा गुस्से और बेरुखी से बोला, क्या फर्क पड़ता है आपको कि मेरी शोना कैसी है? तभी अतुल जी उसके पास आए और बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो अद्विक? हमें ईशा की फिक्र है इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। अद्विक बोला, अगर आप लोगों को उनकी फिक्र होती तो आप लोग उसे अकेला नहीं छोड़ते। आप लोगों के भरोसे मैं उन्हें यहाँ छोड़कर गया था, पर आप लोग तो 2 दिन भी मेरी शोना का ख्याल नहीं रखा पाए। मैं उसे यहाँ लाया था कि उन्हें यहाँ आकर एक परिवार का प्यार और सुरक्षा महसूस हो, पर अब लगता है मैंने उन्हें यहाँ लाकर गलती कर दी। उसकी बात सुनकर सब लोग चुप कर गए। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं सबकी गलती थी। अद्विक ने शक्ति की तरफ देखा तो शक्ति ने उसे देख अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अद्विक उसे ही ईशा की जिम्मेदारी देकर गया था। अद्विक कुछ नहीं कहता और ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अद्विक अपने रूम में आया, उसने ईशा को देखा जो अभी भी बेहोश बेजान सी लेटी हुई थी। उसे ऐसे देख अद्विक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अद्विक ने दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वो जल्दी से चेंज कर आया और ईशा के बगल में लेट गया। उसने धीरे से ईशा को अपनी बाहों में भर लिया। अद्विक ने ईशा के माथे को चूमा और उसे देखते हुए बोला, प्लीज जल्दी उठ जाओ ना शोना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो और जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गई। उसने कसकर ईशा को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम बाद उसे भी नींद आ गई। लगभग 2 घंटे बाद ईशा को होश आने लगा, पर वो अपनी आंखें खोलती उसके पहले ही जो हुआ उसे वो सब याद आने लगा। ईशा की सांसें तेज हो गई, आंखों में से आंसू बहने लगे। वो नींद में ही अपना चेहरा इधर उधर करने लगी और हाथों पैरों को हिलाने लगी। उसकी हलचल से अद्विक जो उसे बाहों में लिए सो रहा था, उसकी नींद खुल गई। उसने जब ईशा को ऐसे देखा तो घबरा गया। वो उठकर बैठा और ईशा के गालों को थपथपाकर उसे जगाते हुए बोला, ईशु ईशु उठो शोना, देखो सब ठीक है, मैं यही हूँ आपके पास, प्लीज उठो शोना। उसकी आवाज सुनकर ईशा ने अपनी आंखें खोली तो अद्विक को अपने सामने देख वो रोने लगी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अद्विक ने उसे कमर से पकड़ उठाया और अपनी गोद में बिठाकर अपने सीने से लगा लिया। ईशा डरी सहमी सी उसकी बाहों में सिमट गई। उसका रोना अभी भी चालू था। अद्विक को उसका रोना बहुत तकलीफ दे रहा था। वो एक हाथ से ईशा के बालों और एक हाथ से उसकी पीठ को सहला रहा था,
तभी उसके कानों में ईशा की आवाज पड़ी जो रोते हुए अटक अटक कर बोली रही थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई थी। ईशा से बोला भी नहीं जा रहा था, ज्यादा रोने की वजह से वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसे देख अद्विक की आंखें भी नम हो गई। उसने ईशा की बात सुनी तो उसे अपने और करीब कर बोला, शाशिश, कुछ नहीं हुआ शोना, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। ये बोल उसने प्यार से ईशा के बालों को चूम लिया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। ईशा ने भी उसकी कमर को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा रखा था। अद्विक उसका डर समझ रहा था। उसने ईशा को अपने और पास कर खुद से सटा लिया, जैसे उसे अपनी रूह में बसा लेना चाहता हो। कुछ टाइम तक ईशा भी रोती रही पर फिर शांत हो गई, पर उसकी सिसकियां अभी भी चालू थी। अद्विक ने उसे खुद से थोड़ा सा अलग किया तो ईशा का चेहरा देख मन में एक टीस सी उठी। आंसुओं से भीगा और मुरझाया हुआ चेहरा, लाल और सूजी हुई आंखें जिनमें अभी भी थोड़ा डर दिखाई दे रहा था। अद्विक ने शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। ईशा की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। अद्विक ने फिर उसके गालों को भी बारी बारी चूम लिया। धीरे धीरे वो उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था। ईशा बस आंखें बंद किए अद्विक के होठों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अद्विक ने ईशा के चेहरे को देखा जो आंखें बंद किए अद्विक के एहसास में खो चुकी थी। अद्विक ने धीरे से ईशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे प्यार से चूमने लगा। वो उसके होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे उसके अंदर से उसके पूरे दर्द को खींच कर निकाल रहा हो। ईशा बस आंखें बंद किए लेटी इस एहसास में खोई हुई थी जो उसके लिए नए थे पर उसके दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अद्विक ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। ईशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अद्विक एक हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम बाद ईशा शांत हो गई पर अभी भी वो आंखें बंद किए अद्विक के सीने से लगी हुई थी। अद्विक ने भी उसे खुद से अलग नहीं किया। अभी तक उसका दिल जो ईशा को बेहोश देखकर डर रहा था, अभी वो ईशा को ठीक देख शांत हो गया था। कुछ टाइम बाद अद्विक ने ईशा को देखा जो उसके सीने से लगी सो गई थी। अद्विक ने उसे देखा और प्यार से उसका माथा चूम उसे अपने सीने से लगा लिया और वो भी सो गया। वहीं एक रूम में एक आदमी किसी पर फोन से बात कर रहा था। सॉरी बॉस, पर उस अद्विक की वजह से वो बच गई। आगे से कुछ कहा गया तो वो आदमी बोला, पर आपने ही तो बोला था कि अद्विक 3 दिन बाद आने वाला है, पर वो तो आज ही वापस आ गया। नहीं बॉस, अब मैं यह नहीं करूँगा। वो अद्विक बहुत बेरहम है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो बहुत बेरहमी से मुझे मारेगा। अब तक तो उसने मेरे बारे में पता लगाना भी शुरू हो गया होगा। आगे से फिर कुछ कहा गया तो वो आदमी बोला, ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, जब सब शांत होगा तो मैं आगे अपने काम को अंजाम दूंगा। कुछ और बातें करने के बाद उस आदमी ने फोन रख दिया। ये वही आदमी था जिसने ईशा को मारने की कोशिश की थी। फोन कट करने के बाद वो खुद से बोला, इससे पहले अद्विक और उसके आदमी मुझे ढूंढे, मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। ये बोल वो आदमी एक बैग में अपने कपड़े भरने लगा और कुछ टाइम बाद वो आदमी उस घर से निकल गया। अगली सुबह 8 बजे सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। अलका जी बार बार ऊपर अद्विक के रूम की तरफ देख रही जिसका दरवाजा बंद था। अतुल जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले,
फिक्र मत करो, वो ठीक है, अद्विक है उसके साथ। अलका जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। सब लोग परेशान थे, बस ईशा को एक बार देखना चाहते थे कि वो ठीक है या नहीं। निधि और विधि भी परेशान सी बस अद्विक के रूम की तरफ देख रही थी। ईशा के साथ साथ उन्हें अद्विक की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि और कोई समझे या ना समझे पर वो दोनों अपने भाई को और उसके दिल को अच्छे से समझती थी। ईशा की अद्विक की जिंदगी में क्या जगह है ये बात वो दोनों अच्छी तरह से जानती थी। ईशा को उस हालत में देखकर अद्विक पर क्या बीती होगी यह सोचकर वो दोनों परेशान थी। उनका भाई ईशा की जिम्मेदारी उन दोनों को देकर गया था। उसने कहा भी था कि ईशा को अकेले मत छोड़ना, पर फिर भी रात को उन्होंने ईशा के कहने पर उसे अकेले छोड़ दिया और खुद अपने रूम में जाकर सो गई और ईशा के साथ वो सब हो गया। अब उनका भाई उनसे भी नाराज होगा ये सोचकर ही वो दोनों परेशान थी। अतुल जी ने उन दोनों को शांत किया और समझा कर कॉलेज भेज दिया। दोनों ने अतुल जी के कहने पर नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। अद्विक का रूम। अद्विक एकटक अपनी बाहों में सिमट कर सो रही ईशा को देख रहा था, जो उसके सीने से लिपटी आराम से सो रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था जो अद्विक की मौजूदगी की वजह से था। किसी छोटे से बच्चे की तरह वो अद्विक से लिपटी सो रही थी। अद्विक प्यार से उसे निहारते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहा था। कुछ टाइम उसे प्यार से निहारने के बाद अद्विक ने अपने फ़ोन पर टाइम देखा और फिर किसी को मैसेज कर फ़ोन रख दिया और एक बार और अपनी नज़रें अपनी शोना की तरफ कर ली। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ईशा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को अद्विक की बाहों में पाया। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो अद्विक उसे ही प्यार से देख रहा था। उसे देख ईशा को रात का एक बार फिर सब याद आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। अद्विक ने जब उसकी नम आंखें देखी तो बेचैन हो गया। उसने कसकर ईशा को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे छोड़ते ही वो उससे दूर चली जाएगी। वहीं ईशा ने भी उसे कमर से मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे अगर वो उससे दूर हुई जा अपनी पकड़ ढीली की तो वो उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। कुछ टाइम अद्विक उसे बाहों में लिए लेटा रहा, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शोना शांत हो जाए, मैं यही हूँ आपके साथ, आपके पास। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे और मजबूती से पकड़ लिया। अद्विक ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। वो उसका डर समझ रहा था। कुछ टाइम बाद अद्विक ने उसे खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया। ईशा की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। अद्विक ने उसकी बंद पलकों को देखा तो मुस्कुरा दिया। वो बेड से उठा और उसने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाहों को उसके गले में लपेटा और अपना चेहरा उसके सीने पे टिका दिया। अद्विक मुस्करा दिया। वो उसे लेकर बाथरूम में आया। अद्विक ने ईशा को वॉश बेसिन के पास स्लैब पर बिठाया और खुद उसे ब्रश पर कोलगेट लगा कर देने लगा। ईशा उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसे ब्रश पकड़ाया और करने का इशारा किया। ईशा ने उससे ब्रश पकड़ा और करने लगी। तब तक अद्विक ने बाथटब में थोड़ा गर्म पानी भरा और रूम में चला गया। ईशा ब्रश करते हुए एकटक उसे देख रही थी, जो अपनी शोना के सारे काम कर रहा था। कुछ टाइम बाद अद्विक वापस आया तो उसके हाथ में ईशा के कपड़े थे। तब तक ईशा ने भी ब्रश कर लिया था। उसने ईशा के कपड़े वहां रखे और उसे देख बोला, शोना आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। ये बोल वो बाथरूम से बाहर जाने लगा पर ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
अद्विक रुक गया और उसने मुड़कर पहले अपने हाथ की तरफ देखा जिसे ईशा ने पकड़ रखा था, फिर उसने नजरें उठाकर ईशा की तरफ देखा जो बेचैन सी उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसे ऐसे बेचैन सा देखा तो उसका गाल सहलाकर प्यार से बोला, क्या हुआ शोना? ईशा ने कुछ नहीं कहा पर उसका हाथ भी नहीं छोड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कि अद्विक फिर उसे छोड़कर चला जाएगा। अद्विक उसके मन की बात समझ रहा था। उसने प्यार से ईशा का माथा चूमा और बोला, मैं यही हूँ बच्चा, कहीं नहीं जा रहा। हाँ, पर अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको अपने हाथों से नहलाऊं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिया। वहीं उसकी कही बात सुनकर ईशा हैरान हो गई। पर कुछ टाइम बाद उसने अद्विक का हाथ छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। अब उसे अद्विक से बहुत शर्म आ रही थी। वो ऐसे कैसे अद्विक का हाथ पकड़कर रोक सकती है, वो भी बाथरूम में। यही सोचकर ईशा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अद्विक ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराकर उसके चेहरे को थाम कर बोला, रिलैक्स, शांत हो जाए, और मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ आपके पास, बस रूम में हूँ, कुछ हो आप मुझे आवाज लगा लेना। ये बोल वो जाने लगा पर फिर मुड़कर ईशा की तरफ देखा और धीरे से बोला, दरवाजा लॉक मत करना, ऐसे ही बंद कर लीजिए, कोई भी जरूरत हो बस आवाज दे देना। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक वहां से रूम में चला गया। वहीं अद्विक रूम में आया और सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि उसने ईशा को जो भी कहा वो बस उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो रात की बात अभी भी सोच रही है, इसलिए वो उसका ध्यान दूसरी बातों पर लगाना चाहता था जिसमें वो कामयाब भी रहा। अब ईशा रात की बात छोड़ बस उसके बारे में सोचेगी। उसने फोन किया और सर्वेंट को नाश्ता रूम में भेजने के लिए कहा और खुद कपड़े लेकर वो स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। ईशा जब तक बाहर आई तब तक अद्विक भी शावर लेकर आ चुका था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अद्विक ने उस तरफ देखा तो नजरें कहीं और देखने के काबिल ना रही। ईशा ने इस समय एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर रेड कलर की कढ़ाई और साथ में रेड कलर का ही दुपट्टा था। अपने गीले बालों को उसने टॉवल में बांध रखा था, पर कुछ जिद्दी लंठें उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। अद्विक बस एकटक प्यार से अपनी शोना को देख रहा था। ईशा की नज़र जब अद्विक पर गई तो उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसे अद्विक से बहुत शर्म आ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। ईशा को देखते हुए अद्विक उसकी तरफ बढ़ने लगा। ईशा ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसकी धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेज चलने लगी। ईशा ने अपने सूट को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। अद्विक जो उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा वो मुस्कुरा दिया। वो ईशा के पास पहुंचा और उसे देखने लगा। ईशा नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी थी। अद्विक ने उसका चेहरा हाथों में भरा और प्यार से उसका माथा चूम लिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और ईशा को ले जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और खुद ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगा। ईशा एकटक आईने में से अद्विक को देख रही थी जो पूरे ध्यान से ईशा के बालों को सुखाने में लगा हुआ था। अद्विक ने उसके बालों को सुखाया और फिर कंघी लेकर धीरे धीरे उसके बालों को कंघी करने लगा। अद्विक ने उसके बालों को खुला ही छोड़ दिया। अद्विक ने ड्रेसिंग टेबल से एक छोटी सी डिब्बी उठाई और उसमें से सिंदूर लेकर ईशा की मांग में सजा दिया। ईशा की आंखें बंद हो गई। कुछ सिंदूर उसके माथे और नाक पर गिर गया जिसे देख अद्विक मुस्कुरा दिया।
अद्विक एकटक ईशा के मासूम चेहरे को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। अद्विक ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। ईशा ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रूम का दरवाजा नोक हुआ जिससे दोनों होश में आए। ईशा इधर उधर देखने लगी। उसे देख अद्विक मुस्कुरा दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने सर्वेंट नाश्ता लिए खड़ा था। अद्विक ने खाने की ट्रॉली अंदर ली और दरवाजा बंद कर दिया। उसने खाना टेबल पर रखा और ईशा को भी अपने पास बुला लिया। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में ईशा के बिना निधि और विधि का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और साथ ही ईशा की फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि कल रात के बाद से उन्होंने उसे देखा नहीं था। पर इस बात से वो दोनों खुश थी। अद्विक ईशा के पास है और वो उसे संभाल लेगा। वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। निधि ने विधि की तरफ देखा और बोली, क्या खाएंगी तू? विधि बोली, कुछ नहीं। निधि ने विधि की तरफ देखा जो मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। निधि ने उसे देखा और बोली, भाभी के बिना अच्छा नहीं लग रहा ना? विधि बोली, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। पहले ही वो इतना कुछ सह चुकी है और अब ये सब, पता नहीं बेचारी कैसे खुद को संभालती होगी। निधि बोली, पर अब भाई है ना उनके साथ, वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। बेशक वो कहते नहीं किसी से पर वो भाभी को बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है उनकी आंखों में। विधि बोली, भाई के रहते भाभी पर कभी को आंच नहीं आएगी। कुछ टाइम दोनों वहां बैठी रही, फिर उठकर अपनी क्लास में चली गई। वहीं कुछ दूरी पर बैठा जीत कब से उन दोनों को ही देख रहा था, पर उसकी नजरें ऐसे थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वहीं उसके पास बैठे दक्ष ने जब उसे देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ भाई, किसे ढूंढ रहा है? उसकी बात सुनकर जीत ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं कुछ नहीं। ये बोल वो अपनी कॉफी पीने लगा, पर दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि जीत निधि और विधि की तरफ देख रहा था और उसकी नजरें किसी और को नहीं ईशा को ढूंढ रही थी। उसने जाती हुई निधि और विधि की तरफ देखा और मन में बोली, बस 2 दिन बाद इस ईशा का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, जब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वहीं दूसरी गाड़ी में अद्विक और ईशा पीछे बैठे हुए थे। वहीं शेरा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दूसरी गाड़ी में स्टीफन और शक्ति थे। उनके पीछे ही 4 से 5 गाड़ियां थी जो गाइस की थी। स्टीफन ने ड्राइव करते हुए शक्ति की तरफ देखा जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वो ड्राइव करते हुए ही बोला, बॉस बात नहीं कर रहे इसलिए उदास हो? शक्ति ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी गलती थी। गुड़िया की जिम्मेदारी वो मुझे देकर गए थे, पर मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। अगर वो टाइम से नहीं आते तो पता नहीं गुड़िया के साथ क्या। ये बोल वो चुप कर गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। ईशा के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने दिल से अपनी बहन माना था। वो उसकी पहले की लाइफ के बारे में भी सब जानता था। स्टीफन ने उसकी तरफ देखा और फिर सामने देख ड्राइव करते हुए बोला, तेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने पूरी सिक्योरिटी चेक की थी। बॉस बस थोड़ा नाराज हैं पर वो जल्दी मान जाएंगे। शक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ियां कपूर कॉरपोरेशन के सामने आकर रुकी। अद्विक गाड़ी से बाहर उतरा और उसने ईशा की तरफ का दरवाजा खोला। ईशा उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला।
वो उसका हाथ पकड़े ही अंदर की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे देखा, ग्रीट किया और दरवाजा खोल दिया। अद्विक ईशा को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। शक्ति, शेरा और स्टीफन उनके पीछे ही थे। अद्विक के साथ किसी लड़की को देख पूरा स्टाफ हैरान हो गया। उन्हें पता था अद्विक कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता, और अगर कोई लड़की जबरदस्ती आने की कोशिश करती थी तो वो उसकी बहुत बुरी हालत करता था। पर आज तो वो खुद किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आ रहा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लोग अपने बॉस का गुस्सा जानते थे। अद्विक की नज़र जब स्टाफ पर गई तो उसकी आंखें छोटी और गहरी हो गई क्योंकि सब जेंट स्टाफ मुंह खोले ईशा को ही देख रहा था, जिसने ब्लू कलर की घुटनों तक फ्रॉक पहन रखी थी, खुले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। आंखों में काजल, होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक और गले में पहनाया अद्विक का मंगलसूत्र जो दिखने में किसी पेंडेंट की तरह लग रहा था। लड़के और लड़कियां मुंह खोले ईशा को देख रहे थे। लड़के तो उसकी खूबसूरती को देख रहे थे, वहीं लड़कियां जलन की वजह से उसे घूर रही थी। अद्विक ने गहरी आंखों से सबको घूर कर देखा तो सब लोग चुपचाप अपना काम करने लगे। अद्विक ईशा को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में गया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। ईशा अद्विक के साथ उसके कैबिन में आई। अद्विक ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ईशा ने अद्विक का कैबिन देखा जो वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में था। एक बड़ा सा वर्किंग टेबल जिसके सामने एक बड़ी सी आरामदायक चेयर थी जो अद्विक की थी। टेबल के सामने की तरफ 2 चेयर्स और रखी हुई थी। एक सोफा जिसके सामने कांच की बहुत सुंदर कॉफी टेबल थी। एक साइड एक बुक शेल्फ थी जिसमें कुछ बुक्स और फाइल्स रखी हुई थी। ईशा घूमकर पूरा कैबिन देख रही थी। अद्विक का कैबिन देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे खुश देख अद्विक के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।